Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity. और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, ये है आपका आज का टॉपिक। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों को यहां पर कितने तरह के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है? एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन ये बातें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको यहां पर लेके आता हूं। एक काम करते हैं, एक एक करते हुए सीधा शुरू ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, सो आपके पास में वेरी फर्स्ट हेडिंग आती है, वो आती है सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है हम लोग इसको कैसे समझते हैं? मान के चलो आपके पास में एक रजिस्टर ये है R1, एक दूसरा रजिस्टर है आपके पास में R2 और एक तीसरा रजिस्टर है R3। ठीक है, इसके टर्मिनल्स हैं AB, इसके टर्मिनल्स हैं CD और इसके टर्मिनल्स हैं EF, और हमारे पास में एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इनको एक सर्किट के अंदर में कनेक्ट किया। तो किस प्रकार से कनेक्ट किया कि हमने कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया कि देखो ये आपका पहला रजिस्टेंस आ रहा है, ये आपका दूसरा रजिस्टेंस आ रहा है और यहां पर आपके पास में तीसरा रजिस्टेंस आ रहा है, और इन सबको मैंने एक बैटरी के जरिए यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3। R1, R2 और R3 तीन रजिस्टर्स। ये आपकी बैटरी है V वोल्ट की जो मैंने यहां पे लगाई। ठीक है, अब होता क्या है कि मैंने माना कि भैया इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I, और जूनियर क्लासेस में आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो वो ओम्स लॉ कहता है कि भैया V बराबर I इंटू R होता है। ये बात तो आप जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं। मैं बोला ठीक है। अब हमारी जो चाहत है वो क्या है? पहले देखिए हमने इन रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया है। वी हैव कनेक्टेड ऑल दी रजिस्टर्स बैक टू बैक। जैसे देखो ये AB लगा दिया, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट हो जाएगा इस रजिस्टर के लिए, ये वाला E और ये वाला F हो जाएगा। तो दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक। जब आपके रजिस्टर्स बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग बोलते हैं दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज व्हाट? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर में हम लोगों ने क्या, हमारी जो चाहत है वो चाहत क्या है कि इन तीनों रजिस्टर्स को हटा दिया जाए और उसके बदले में यदि मैं एक अकेला रजिस्टेंस लगाऊं उसी सेम V वोल्ट की बैटरी से, तो अभी भी मेरा सर्किट में करंट I ही रहना चाहिए। तो ये R जो है वो RS मैंने मान लिया, S स्टैंड्स फॉर सीरीज। तो इस RS की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि भैया इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के क्यों तीन तीन लगाऊं, मैं तीनों की जगह एक से ही मैं काम चलाना चाहता हूं। तो भैया ये यहां पर इस कॉम्बिनेशन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोगों को ये RS की वैल्यू क्या है? कैलकुलेट करनी है। तो इस RS की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला, थोड़ा ध्यान से देखिए। V बराबर IR है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार इस जगह पर यदि मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो ये होगा V1 बराबर IR1। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो वो आता है V1 बराबर IR1। इसके अक्रॉस यदि मैं बात करता हूं तो ये आता है V2 बराबर IR2, और इसके अक्रॉस यदि मैं बात करता हूं तो ये आता है V3 बराबर IR3। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ये तीन रजिस्टर्स आपके इस प्रकार से बनेंगे, और ये यहां पर इनके अक्रॉस क्या आ गया? V1, V2, V3 क्या है? दी आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस। दे आर व्हाट? दे आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। लेकिन ओवरऑल कहानी क्या होगी कि भैया देखो यहां पर फाइनल कहानी यही है कि ये जो V1, V2, V3 है वो कहां से बन रहा है? तो इस V में से ही।
मतलब V क्या है, V वो टोटल पोटेंशियल है जो आपका बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें से कुछ यहां पर खत्म होगा, कुछ यहां पर खर्च होगा, कुछ यहां पर खर्च होगा, मतलब V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस का V2 प्लस का V3। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। बस तो यही आपका लॉजिक है, यहीं से आपका काम बनने लगेगा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि भैया देखो ये V बराबर V1 प्लस का V2 प्लस का V3 है, यदि मैं इनकी वैल्यूज को यहां पर जरा पुट कर दूं तो मेरा काम खत्म हो जाता है। किस प्रकार से कि सर जी V1 का तो समझ में आया, IR1 आपने लिख दिया, V2 का भी समझ में आया, IR2, V3 का भी समझ में आया, IR3, लेकिन V कहां से लाएं? तो ये देखो V जो है वो इस सर्किट से लाया जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, ये वाला और ये वाला सर्किट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो V बराबर IR के कॉन्सेप्ट से V विल बी इक्वल्स टू I टाइम्स RS। बात समझ में आ रही? अब इन सारी वैल्यूज को उठा के यहां पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा I इंटू RS बराबर I इंटू R1 प्लस का I इंटू R2 प्लस का I इंटू R3। I को कॉमन लेके काट दीजिए तो आपको RS का आंसर मिल रहा है R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकल के आता है कि भाई जब कभी भी आपके पास में सीरीज में यदि रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो आप क्या कर दीजिए, सेम उनको सीधा सीधा ऐड कर दीजिए और आपका काम बन जाएगा। दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस, इन दिस केस। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? अब देखो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास में मान के चलो मुझको V गिवन है और V1 आपसे पूछ लिया जाए। मतलब देखो सवाल को ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि ऐसा हो रहा है कि ये एक सर्किट में बना रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मेरे पास में मान के चलो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जो गिवन डेटा है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, V यहां तक गिवन है और मैंने आपसे पूछ लिया कि सर जी मुझे बताइए V1 कितना आएगा। ये यदि मेरा सवाल होता तो मैं कैसे करता? बात समझ में आ रही है? तो मैं बोलूंगा सर जी इसमें एक काम किया जा सकता है, V बराबर IR तो हम लोग जानते ही हैं, सो V1 शुड बी इक्वल्स टू I टाइम्स R1। बस परेशानी है कि I कहां से लाया जाए। तो I कहां से आएगा? तो भैया देखो I की जो वैल्यू निकल के आएगी अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। I कहां से निकाल सकते हो? तो I देखिए, I का मतलब देखो I यहां से निकाला जा सकता है V बाई RS से, यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, तो वही मैंने यहां पर लिख दिया। I बराबर तो आएगा V बाई RS। RS का मतलब क्या? सीरीज इक्विवेलेंट। तो आप इसे लिख सकते हो V डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा कि भैया देयरफॉर V1 कैन बी रिटन एज V बाई R1 प्लस का R2 प्लस का R3 और इनटू में R1। सही है? अब इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिख लेता हूं, V1 बराबर R1 अपॉन R1 प्लस का R2 प्लस का R3 इंटू V। इसको समझिए जरा। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 गिवन है, ठीक है, R1 R2 R3 गिवन है। तो यहां से आपको क्या करना है, जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है उसको ऊपर लिख लीजिए और नीचे बचे हुए को ऐड कर दीजिए और इस बैटरी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो मैं और दूसरा पूछता हूं, तो आप बताइए यहां पर, जैसे मैंने आपसे पूछा V2, तो बोलो V2 का आंसर क्या लिखोगे? V2 का आंसर आएगा R2 अपॉन सेम R1 प्लस का R2 प्लस का R3 बराबर है, और इनटू क्या आएगा? V, जो V वोल्ट की बैटरी लगाई है। अच्छा मैं V3 पूछूं तो इसके अक्रॉस तो R3 अपॉन, फटाफट से लिख दे, R1 प्लस R2 प्लस R3 और इनटू में क्या है? V। ये थोड़ा सा कॉर्नर में हो गया लेकिन दिख रहा होगा आपको भी। V3 बराबर R3 अपॉन R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ये यहां पर बन के निकल के आता है। या फिर आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? यदि मैं पूछूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, V1 बराबर R1 अपॉन समेशन ऑफ R इंटू V। तरीके हैं और कुछ भी नहीं है, एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है? अच्छा यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि एन एक रजिस्टर सॉरी आपके पास में एक सर्किट के अंदर में एन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए और हर एक की वैल्यू आर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? आंसर एनआर। खत्म। क्यों? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर पर कितनी बार जोड़ना है? एन टाइम्स, तो एनआर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके
चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सॉरी अगले टॉपिक की तरफ। या अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ करवाना चाहूँ क्या? नहीं करा पाऊंगा, पहले क्या है ना, कॉम्बिनेशन बना के बिना बनाए बना सवाल नहीं बनेगा। तो हमारे पास में अगला जो टॉपिक यहां पर निकल के आता है वो निकल के आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या निकल के आता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आखिर क्या चीज है? पैरेलल के अंदर में क्या होता है, देखो अब कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर भी ध्यान रखने वाले। वही हमारे पास में 3 रजिस्टर्स थे जो पहले गिवन थे, वही रजिस्टर्स हैं हमारे पास अभी भी। मैंने क्या किया, देखो ये एक रजिस्टर है R1, इसके टर्मिनल्स के नाम है AB। फिर मेरे पास दूसरा एक रजिस्टर है R2, इसके टर्मिनल्स के नाम है C और D। तीसरा रजिस्टर है मेरे पास में R3, जिसके टर्मिनल के नाम है E और F, ABCDEF। अब हम लोगों को यदि इनको पैरेलल में ज्वाइन करना है तो पैरेलल में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास में मान के चलो एक बैटरी भी दे रखी है आपके पास, V वोल्ट की बैटरी है। कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल सी बात है कि जब रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे और दूसरा टर्मिनल दूसरे एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हो तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जितने रेजिस्टेंस है उन्हें बोला जाता है पैरेलल। उन्हें क्या बोला जाता है? पैरेलल। मतलब एक सिंपल सी बात बताऊं तो मैंने यहां पर पहला रेजिस्टेंस जो लगाया था वो ये रहा, यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस जो लगाया था वो ये रहा, और यहां पर हमारे पास में तीसरा रेजिस्टेंस था R3 R2। इन सबको मैंने क्या कर दिया, एक साथ में कनेक्ट कर दिया और यहां से मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये मैंने यहां पर लगा दी बैटरी। ठीक है, V वोल्ट की। अब होगा क्या, देखो यहां से वही I करंट निकलेगा। अब देखो ये जो I करंट यहां से निकलेगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो क्या होगा, यहां पर जाकर होगा डिस्ट्रीब्यूट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सर जी? तो देखो यहां से इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, क्या तीनों जगह पे सेम करंट हो सकता है? सेम करंट नहीं हो सकता। मैंने देखो करंट को आपको पानी से रिलेट करवाया है, आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लो ये पाइपलाइन से पानी आ रहा है, ये पाइपलाइन से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, तो ये सेम पानी तीनों पाइप में जा सकता है क्या? नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थोड़ा हिस्सा इसमें जाएगा, थोड़ा इसमें जाएगा, थोड़ा इसमें जाएगा, तीनों में सेम नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि ये पाइप को मैंने हॉरिजॉन्टल एक प्लेन के अंदर बिछा दिया और पीछे से भी पानी छोड़ा जा रहा है, मान चलो यहां से 10 लीटर पानी निकला, तो क्या 10 लीटर इसमें भी, 10 लीटर इसमें भी और 10 लीटर इसमें भी आएगा क्या? नहीं। यहां से मान के चलो 1 सेकंड में 10 लीटर पानी ये छोड़ सकता है। ये मोटर की तरह काम कर रहा है, कुएं में से पानी खींच खींच के भर के आगे भेजा जा रहा है। 1 सेकंड में 10 लीटर पानी आगे सरक रहा है। तो एक बात बताइए, क्या सब पाइप में 10-10 लीटर ही पानी आएगा? नहीं, अलग अलग पानी आएगा। अलग अलग पानी किस प्रकार से आएगा? तो भैया वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा पाइप पतला है, कौन सा पाइप मोटा है, कैसा है, क्या है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? बिल्कुल उसी तरह से लेमन लैंग्वेज में समझिए जिससे आपको इजीली ये बात पकड़ में आएगी। सर जी पाइप मोटा पतला इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा, देखो पाइप मोटा पतला का कैसे पता लगेगा? तो यहां पर देखिए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो लेंथ और एरिया यदि चेंज होंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बात समझ में? चेंज हो गया रेजिस्टेंस तो मतलब उसमें से पानी का फ्लो भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही कहानी यहां पर बन के निकल के आती है। तो मैंने क्या बोला यार, इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो है I1, इस वाली में है I2 और इस वाली में है I3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में हमेशा एक बात और ध्यान रखनी होती है, वो बात ये है कि भैया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर में क्या होता है, करंट रिमेन्स सेम एंड वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप चाहें तो वहां पर पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब उसको देखो कैसे समझाने की कोशिश यदि मैं वापस से करता हूं इसमें, तो क्या है कि एक के बाद एक 3 पाइप जोड़ दिए। अब तीनों पाइप यदि अलग अलग वाले भी, तो भैया यहां से जितना पानी आएगा वही आगे भी सरकेगा। चाहे पाइप पतला हो, मोटा हो, चाहे कैसा भी हो, पानी तो उतना ही सरकना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जाएगा कहां वापस? ऐसा थोड़ी कहीं रास्ता निकाल दिया कि भैया वहां से ज्यादा पानी आया तो यहां पे थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं, बस फर्क किस चीज का पड़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी।
कहीं पे पानी की थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाएगी किसी पाइप में थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन जितना पीछे से आया है उतना ही आगे भी जाएगा। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है कि भैया रास्ता दिख रहा है, यहां से तो आ गया उतना, लेकिन सीधा इसी में जाएगा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। तो भैया जिसमें हर्डल कम होंगी उसमें पानी ज्यादा फ्लो करेगा, और जिसमें हर्डल ज्यादा होंगी वहां पर पानी कम फ्लो करेगा। मैंने दोनों बार शायद एक ही स्टेटमेंट बोल दिया होगा, ऐसा मुझे फील हुआ। यदि सही बोला है तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जहां पे हर्डल ज्यादा है वहां पर पानी कम, जहां हर्डल्स कम है वहां पर पानी ज्यादा। ओके, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल रिमेन सेम, मतलब यहां पर भी V आता है, यहां पर भी V आता है, और यहां पर भी V आता है, लेकिन दिस V इज इक्विवेलेंट टू I1R1। ये वाला जो V है वो है I2R2 के बराबर, और ये वाला जो V है वो है आपका I3R3 के बराबर। V बराबर I1R1, I2R2, I3R3। अब यही कहानी यहां पर जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली एक बात बताओ, I1 I2 I3 कहां से मिलके बन रहा है? इस I से मिलके बन रहा है। यहां से यदि ये I निकला है तो वापस यहां पर भी तो I ही आना चाहिए, यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यह है कि I कैन से दैट I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस का I2 एंड प्लस का I3। I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस का I2 प्लस का I3। अब यहां से यदि मैं I1 I2 और I3 की यदि वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इजीली। कैसे? सर जी सिंपल सी बात है, I1 बराबर आएगा V/R1, I2 बराबर आएगा V/R2 और I3 बराबर आएगा V/R3। ये तो सही है, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3 आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस I? ये I कितना आएगा, यही सवाल है। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोलता हूं, यदि इन तीनों को हटा के इनका कॉम्बिनेशन बना के यदि लगा दिया जाए तो जो करंट आएगा दैट विल बी I। तो उसको हम लोगों ने लिख दिया I विल बी इक्वल्स टू V/RP। RP क्या है? RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिल रहा है। तो इस वैल्यू को उठा के मुझे यहां पर पुट करना है। जैसे ही मैं ये पुट करूंगा तो आपके पास में मिलने लगेगा क्या? V/RP बराबर V/R1 प्लस का V/R2 प्लस का V/R3 बराबर है। V/R1 प्लस का V/R2 प्लस का V/R3। V क्या सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/RP इज इक्विवेलेंट टू 1/R1 प्लस का 1/R2 और प्लस का 1/R3। ये आपका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन के आता है जब आपके पास में दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। बराबर है, दो से ज्यादा कितने भी हो, बस यहां पर ध्यान रखना आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आईपी की, आरपी की वैल्यू निकालनी है। मैं बोला ठीक है सर जी। अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मेरे पास में क्या हो रहा है, यहां पर ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। मैंने इसे लगा दिया यहां पर। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और आपसे पूछा है कि बताओ सर्किट में करंट क्या है। सवाल पूछा गया है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ये सवाल है। सर जी आप तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना देते, फिर सवाल करंट का कैसे पूछ लिया? तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आपको लास्ट में करंट ही पूछा जाता है मोस्टली। तो अब क्या करें, तो भैया यहां पर है दो रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दो रेजिस्टेंस के लिए ध्यान से देखिए, यदि मान के चलो आपके पास दो रेजिस्टेंस हो जाएं तो आप लिख सकते हो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2। सो यहां पर आपने ले लिया इसका एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो आएगा R1 इंटू R2। ये बात ध्यान रखना, R1 इंटू R2 एलसीएम आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा R2 प्लस का R1। ये मल्टीप्लीकेशन ऐसा एडिशन आता है ना आप लोगों को, बट ध्यान रखिए आपका इक्विवेलेंट क्या है, 1/RP या RP? तो आपका इक्विवेलेंट है RP। तो इसका मतलब ये है कि RP का जो आंसर आ रहा है वो आएगा कितना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2। तो दो रेजिस्टेंसेस यदि आपके पास में दे रखे तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। अब कई लोग बोलेंगे सर इतने फॉर्मूले रटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं बताऊं ये इतना बेसिक फॉर्मूला है कि आपको हाथों चलते प्रैक्टिस में आ जाएगा अपने आप। जैसे अब इस पर्टिकुलर सवाल के लिए यदि मैं बात करता हूं तो आरपी इस सर्किट के लिए लिखा जाएगा कितना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस का R2।
तो देखो कितना आएगा 18 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 2 ओम। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा के मैं यहां पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, और यदि मैं ऐसा कर देता हूं तो भैया मेरे पास में ये सर्किट बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, 10 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इसमें आई पूछा गया था। बात में आ रही है? बोलो फटाफट से। देखो 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये कहां से आया? इन दोनों को यदि मैंने एक अकेले रेजिस्टेंस आरपी से रिप्लेस किया तो ये मेरे पास में कहानी आती है। तो यहां से आप देख के बता सकते हैं आई कैन बी इक्वल्स टू 10/2 मतलब का 5 एम्पियर इज द आंसर। बोलो यहां तक समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ सर जी, यहां से 5 एम्पियर करंट निकला है, ये बात तो तय है। मैं बोला बिल्कुल सही है। अब बताओ सर यहां पर कितना करंट है और यहां पर कितना करंट है, ये कैसे पता लगेगा? तरीका तो है आपके पास में, बट क्या देखो इन्हीं चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा सा पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए पहले हम लोग जनरल फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? जनरल फॉर्मूले पर। और जनरल फॉर्मूले पर यदि मैं चर्चा करवाता हूं आपकी, तो देखो कुछ इस प्रकार से बनेगी। किस प्रकार से? 2 रेजिस्टेंसेस के लिए हम लोग यहां पर बात करते हैं। ये यहां पर बैटरी आपकी एज इट इज कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। मैंने बोला ठीक है। अब एक बात बताओ, इनका इक्विवेलेंट तो आपको मालूम है ना, मतलब इसको यदि मैं रिप्लेस करता था तो ये वाली चीज तो आपको पहले से आती है। कितनी आएगी बोलो फटाफट से? ये V है, ये RP जो आएगा वो आएगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2। ये बात तय है, बिल्कुल तय है। अच्छा यहां पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो कितना आएगा? I, और वो I कितना आएगा? तो भैया जी आपके पास में I जो मिलेगा यहां पर I बराबर मिलेगा V डिवाइडेड बाई RP। तो सॉल्व करके हमारे पास में आंसर आने लगेगा कितना? V डिवाइडेड बाई R1 R2 अपॉन का R1 प्लस का R2। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यस और नो? मौला सही बात है। लेकिन सर जी इसका और इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। मैं बोला देखो रिलेशन में बनाता हूं, आप थोड़ा धैर्य रखिए। कैसे? सर जी ये है आपके पास में I1 और ये है आपके पास में I2। ये बात तो तय है ना? बोलो तय है या नहीं है? बिल्कुल सही है। अब बताओ I1 को क्या लिखा जा सकता है? I1 को लिखा जा सकता है V/R1, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। और I2 को क्या लिखा जा सकता है? V/R2 लिखा जा सकता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि I1 बराबर V/R1 आ रहा है, I2 बराबर V/R2 आ रहा है, लेकिन इसको मैं रिलेट कैसे करूंगा? कैसे रिलेट करूं? तो मैं बोला देखो चीजों को जरा समझते हैं। किस प्रकार से? कि देखो यहां से जो करंट फ्लो हुआ था वो तो I करंट है ना, यही वाला, और इसकी वैल्यू मुझे मालूम है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भैया ये आएगा आपके पास में I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन में R1। यस और नो? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। तो सर जी I कहां से लाएं? ये तो आपने ऐसा लिख दिया है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, तो क्या दिक्कत है? रहने दीजिए ना। अरे कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है। तो I की वैल्यू यदि आप यहां पर लिखते हो तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से चीजें बनेंगी कि भाई देखो I तो एज इट इज रहने दीजिए, R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख दीजिए सीधा सीधा, काहे दिमाग लगाना। भाई देखो I तो एज इट इज रहने दीजिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है I दे दे, और कई बार ऐसा भी हो सकता है V के टर्मिनोलॉजीज में निकलवाए। तो V के टर्मिनोलॉजीज यदि दिए तो ये तो सिंपल है, फिर तो मुझे दिमाग लगानी नहीं है, फिर इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? कोई नहीं। लेकिन यदि I के टर्मिनोलॉजीज में दे रखा है तो बस आपको R इक्विवेलेंट ही तो लिखना है। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा? यहां से देखिए ये आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2 होल डिवाइडेड बाई R1। यस और नो? मैं बिल्कुल सही है। अब यहां पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्या होगा? ये वाले R1 से ये वाला R1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास में आंसर आएगा IR2 अपॉन R1 प्लस का R2। बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा और अच्छे से जमा के लिखता हूं तो आई कैन से दैट I1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस का R2 इंटू I। मतलब क्या है? मतलब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूले आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाए, कई बार कई बच्चों को लग जाते हैं डिफिकल्ट, लेकिन बिल्कुल भी डरावने नहीं है। देखो कैसे? जब आपके पास में ऐसी सिचुएशन हो कि भैया ये I आपको मालूम हो, ये I1 I2 निकालने हो, R1 R2 गिवन हो, तो यदि इस वाली ब्रांच में यदि आप रेजिस्टेंस लिखना चाहते हैं, सॉरी करंट लिखना चाहते हैं,
तो सामने वाली रेजिस्टेंस को ऊपर लिख दीजिए, नीचे में दोनों का समेशन कर दीजिए और करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा कब, जब आपके पास में दो ही रेजिस्टेंस है। आगे चल के मैं 3 के लिए भी सिखाऊंगा, नहीं तो 3 में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3 में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, नहीं तो वो गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो उसको भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी यहां पे आ जाइए, बोलो क्या मुझे सारे स्टेप्स को लिख के सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, मैं सीधा लिख सकता हूं I2 बराबर, बोलो क्या बोला, सामने वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब इसमें टोटल जो मैं बोल रहा हूं उनका समेशन ऑफ रेजिस्टेंस है बेसिकली, और इनटू I दैट इज द टोटल करंट। क्लियर है? सो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट के यहां पर सवाल बनते हैं जिनको आपको यहां पर करना होता है। ठीक है, मैंने ये 2 सवाल करवाया, 2 तरह की चीजें करवाई। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं इस सवाल के अंदर में। क्लियर है? अब जब इस सवाल के अंदर में मैं अप्लाई करूंगा तो किस प्रकार से अप्लाई होगा, तो सवाल के अंदर में अप्लाई होगा कुछ इस प्रकार से। देखो किस प्रकार से था, देखो ये सवाल कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, 3 ओम 6 ओम, ये कितना है 10 वोल्ट, और ये आपने 5 एम्पियर कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, बराबर है। अब मेरे पास इसके निकालने के दो तरीके हैं, ये I1 है, ये I2 है। तो I1 को निकालने के कितने तरीके, 2 तरीके। कैसे? एक तो मैं I1 निकाल सकता हूं सीधा V/R1, बोलो V कितना था 10, R1 कितना ठहरा 3, हो गया आंसर। और I2 कितना आ जाएगा, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 5/3 एम्पियर, या फिर आप 10/6 एम्पियर रहना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए I1 प्लस I2 करके देखिए, तो I1 प्लस का I2 आपने किया तो आंसर आ रहा है 10/3 प्लस का 5/3, मतलब 15/3, मतलब का 5 एम्पियर। मतलब यदि मैं इस कॉन्सेप्ट से भी सवाल को कर रहा था तो भी आंसर तो सही आ रहा है, क्योंकि टोटल करंट वही आ गया जो चाहिए था, बराबर है। अब जो मैंने अभी फॉर्मूला सिखाया उसको अप्लाई करके देखते हैं। वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है भैया जी I1 का मतलब है सामने वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R2 अपॉन क्या, समेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मतलब R1 प्लस का R2 इनटू व्हाट, टोटल करंट। लगाओ फॉर्मूला। तो भैया देखो I1 का मतलब है 3 के सामने क्या है 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 6 इंटू टोटल करंट कितना है 5। सही है, तो इसे सॉल्व कीजिए जरा, कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू का 5। तो देखो 3 से काटोगे 2 बार, ये कटेगा 3 बार, 5 या 5 गुना 10, 10/3 एम्पियर। बोलो मैच कर गया क्या? इसीलिए एक ही सवाल लिया है जिसको मैं 2-3 तरह से करवा रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या आएगा I2 का मतलब क्या, ये I2 है तो इसके सामने वाला, मतलब आपने लिखना है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, मतलब आएगा कितना 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 6 इंटू 5, और अब आप रखेंगे तो ये आएगा 3/9 इंटू 5, 3 से 3 बार कट जाएगा सीधा सीधा, तो 5/3 एम्पियर। देखो ये वाला और ये वाला फिर से मैच कर गया। इसलिए मैंने एक ही सवाल को इतनी बार 2 बार करवाया है जानबूझ के, जिससे आप फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे सर फॉर्मूले तो उल्टा आपने कंफ्यूज कर दिया, ऐसी बात नहीं। देखो ये एक ही चीज को अलग अलग तरीके से, मतलब क्या, यदि आपको I1 निकालना है, V और R1 पता है, तो ये फॉर्मूला, मतलब बैटरी दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखे तो करंट मेरा सीधा निकल के आता है। लेकिन कई बार क्या होगा, सवालों के अंदर में सीधा करंट देगा, रेजिस्टेंस देगा, तो आपको करंट डिवाइड करना है। इसे बोला जाता है, ये जो नीचे फॉर्मूला बन रहा है ना, इट इज कॉल्ड एज करंट डिवीजन फॉर्मूला। ये जो बन रहे हैं ना, ये वाले जो फॉर्मूले बने हैं मेरे, दिस इज द करंट डिवीजन फॉर्मूला फॉर 2 रजिस्टर्स। सर जी क्या 3 रजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला अलग आएगा? तो इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। मैं बताता हूं कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, उसको मैं आपको समझा देता हूं। बाद में हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे, लेकिन शॉर्टकट में अभी थोड़ा सा समय है, शॉर्टकट सीखने में अभी थोड़ा सा समय, पहले लॉन्ग मेथड से सीखते हैं। ठीक है, कई लोग बोलेंगे फूटे करम हमारे, पहले लॉन्ग कट ही सिखाया जा रहा है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। देखो ये ऐसे निकालेंगे क्या सर जी, ये क्यों निकलवा रहे हो? तो मैंने बोला 3 रेजिस्टेंसेस का पहले इक्विवेलेंट तो निकालना सीख लो, क्योंकि वही उसी की तो जरूरत पड़ती है। तो आपने बोला चलो ठीक है सर जी, आपकी बात को भी मान लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। तो ये आएगा R2 R3 प्लस का R3 R1 और प्लस का R1 R2, टेक द रेसिप्रोकल, तो RP बनेगा आपके पास में कितना, R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस का R2 R3 और प्लस का R3 R1। बोलो कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आएगा ये? बोलो एकदम बेसिक कैलकुलेशन चल रही है। एलसीएम
देखो अब मैं उम्मीद करता हूं यार आप 10वीं पास कर चुके हो, 11वीं पास कर चुके हो, 12वीं का सिलेबस पढ़ रहे हो, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना आता होगा। लघुत्तम समापवर्त हिंदी मीडियम, क्लियर है? ओके, तो सर जी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बता रहे हैं ये वाली चीज? तो मैंने बोला आप याद कीजिए, आपको I1 का मतलब क्या बताया था, V/R1 यदि 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, और इसको मैंने बताया था कि I इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R1। सही बात है कि नहीं? बहुत सही बात है। तो यदि मैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देता हूं, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी मैंने R1 R2 R3 होल डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस का R2 R3 प्लस का R3 R1, सही है, और इनटू में क्या है I, और होल डिवाइडेड बाई क्या है R1। सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर आपको पता लगेगा कि I1 की जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है, R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस का R2 R3 प्लस का R3 R1 और इंटू I। ओ ऐसा है, बराबर। तो अब इसको देखते हुए आप I2 की वैल्यू लिख सकते हो क्या? बोलो I2 कितना आएगा फिर? जब 1 है तो ये 2 3 है, इसका मतलब आएगा R3 R1 अपॉन R1 R2 प्लस का R2 R3 प्लस का R3 R1 इंटू I। ओ सर जी, तो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डरना नहीं है, बस आपको I3 की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 2 पे ये 3 1 है तो 3 पे क्या आएगा 1 और 2 आएंगे, नीचे वाले में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन आप सोचिए एग्जाम में ये फॉर्मूले को इतना याद रखना थोड़ा, आपको नहीं लगता है थोड़ा सा टेढ़ा काम है? सर जी जब आपको लग रहा है कि टेढ़ा काम है तो हमें तो और ज्यादा लगेगा कि ये टेढ़ा काम है। तो अभी के लिए तो इस पे काम चलाना पड़ेगा, अभी के लिए मतलब आज का लेक्चर और शायद कल का भी लेक्चर हो सकता है इसी पे काम चलाएं, लेकिन बाद में हम लोग इनके शॉर्टकट्स सीखेंगे, ठीक है? बाद में हम लोग इनके शॉर्टकट्स सीखेंगे, ठीक है? कई लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं कि पहले शॉर्टकट सिखाते थे सर जी तब मजा आता था। मैं बोला ठीक है यार, आपकी बात हमें लग तो रही है अच्छी है, लेकिन क्या है ना कि जब तक पहले बेसिक मेथड से आप सीखोगे नहीं तब तक आपको थोड़ा सा परेशानी तो जरूर होगा, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बेसिक मेथड पे काम करते हैं। ये समझ में आया कहानी? ओके, अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक था वो है एग्जाम्पल्स, किसके रिगार्डिंग? सीरीज और पैरेलल में यदि आपके पास में सवाल आते हैं तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करोगे, ये सवाल, ठीक है? सो सवाल यही रहने वाला है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बार बार नहीं लिखूंगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसा कोई तो भी मैंने पूछ लिया तो कैसे? देखो सवाल मैंने दिया, ये एक रेजिस्टेंस लगाया, ये एक रेजिस्टेंस लगाया, ये एक रेजिस्टेंस लगाया यहां पर, ठीक है? यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। मैंने बोला ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये वाला भी है 3 ओम, ये वाला है 2 ओम, ये वाला है 1 ओम, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। फाइंड इक्विवेलेंट तो कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे, एकदम सिंपल सा सवाल है, सीरीज और पैरेलल बस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? ओके, तो देखो यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या ये तीनों बैक टू बैक लग रहे हैं? बोलो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यस, बैक टू बैक लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं इन तीनों को हटा के इनकी जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, और वो कितने का आएगा? 1 + 2 + 3 मतलब आएगा 6 ओम का। सो आपके पास में बन जाएगा सर्किट, देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक्चुअली मैंने कोई गलत काम कर दिया है ना, कई लोग बोलेंगे क्या गलती क्या कर दी, हमें तो गलती दिखी नहीं, मतलब वो दिखेगी, रुको थोड़ा सा। गलती ये है कि देखो पहले जो है उसको मैं उसी कलर में रहने देता हूं, ठीक है? और जो नया कलर है उसको मैं नया बना देता हूं, जिससे क्या आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या हुआ। 2 ओम, ये वाला 3 ओम, और ये वाला 1 ओम, ठीक है? ये एज इट इज रिपीट टेलीकास्ट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें इस वाले को यहां पर लगा दिया तो देखो ये इसी प्रकार से लगेगा क्या भाई? देखो ये जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो इन और इस पॉइंट का ही है ना, यहां से लेकर के यहीं तक का, यस और नो? देखो इतने वाले सेक्शन का, तो वही मैंने यहां पर लगा दिया, और ये कितने का आ रहा है? 6 ओम, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है आगे, आगे समझिए जरा।
देखो क्या हो रहा है, इस 6 ओम के ये जो पॉइंट है यहां पर कनेक्टेड है और 3 ओम के भी यहीं पर कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? 6 ओम, देखो हर रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल होते हैं। अब इस 6 ओम वाले का पहला टर्मिनल देखो इधर से जाके यहां पे कनेक्ट हुआ, और दूसरा वाला टर्मिनल देखो यहां से यहां पे कनेक्ट हुआ, हो गया कनेक्ट। ओके, 3 ओम वाले का भी देखो पहला यहां पर और दूसरा यहां पर, तो यार सेम जगह पे कनेक्टेड है, इसका मतलब ये सेम जगह पर कनेक्शन है, इसका मतलब 3 ओम पैरेलल टू 6 ओम, जिसका आंसर आएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 3 मतलब 2 ओम। ध्यान रखना 6 3 का पैरेलल, ऐसे है ना, आप है ना, आपको एक काम करना है, ऐसे देखो मैंने 3 और 6 लिया तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 2 ओम। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स निकालने हैं जिनका उपयोग हम आने वाले लेक्चर्स के दरमियान कर सकें, तो ऐसा काम करके रखना है आपको, और आप हो सके तो ऐसे पेयर्स डाल दीजिए जिससे हम लोग उनको देख सकें, ठीक है। हालांकि मैं भी मेहनत करके निकाल सकता हूं, ऐसा नहीं, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर मी ऑल्सो एज एंड द सेम फॉर यू ऑल्सो। तो आप ऐसे रख लीजिए जिससे क्या आप नए नए सवाल बना सकते हैं, ठीक है। चलो यहां तक आ गए। अब देखो अब आपके पास में क्या कहानी है, ये और ये वाला, ठीक है, 2 ओम और 1 ओम, इसको मत छेड़ देना, ठीक है, यहां तक है ना। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला बन गया, ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला बन गया, और इनके बीच में आपका क्या लग रहा है 2 ओम, तो भैया जी ये आ गया आपका 2 ओम वाला रजिस्टेंस। बोलो आसान है। अब क्या होगा, तो अब आप जरा ध्यान से नजर डालिए, तो ये ऐसा पूरा सीरीज है, यस और नो। बोलो कितना आएगा, 2 2 1, तो भैया आपका आंसर आएगा फाइनली 5 ओम। बात समझ में आई? बोलो पहला सवाल करवाया, कैसा लगा सवाल देख के? डर लगा? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मैंने पहला सवाल करवाया यहां पर रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस निकालने के लिए। अब देखो इसके अंदर अब मैं क्या करता हूं मालूम है क्या, अब इस सवाल का लेवल कैसे बढ़ाया जाता है। इस सवाल का लेवल बढ़ाया जाता है कुछ इस प्रकार से कि भैया जी हम लोग यहां पे लगा देंगे एक बैटरी, ठीक है, ये लगा दी बैटरी, मैंने बोला ये बैटरी है 10 ओम की, ठीक है, कितने ओम की है, 10 ओम की बैटरी है, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं इतनी देर से, और किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया था, है ना, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो बताओ कि सर जी इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, ये सवाल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी मैंने सिखाया नहीं है, अभी मैंने सिखा रहा हूं क्या, अभी मेरा प्राइमरी फोकस जो है वो पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सर्किट्स थोड़े से सॉल्व करना सिखा दूं, जिससे क्या है कि जब मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो आपकी स्पीड ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी, आपकी स्पीड ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी। क्या ये सवाल समझ में आया? बोलो ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। देखो मेरे को भी सवाल याद नहीं, मैं भी मेरे मन में जो नंबर आ रहा है वो लेते जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। मैंने लिया सवाल, बिल्कुल सेम पैटर्न का ही सवाल करवाऊंगा आपको पहले, और मैं अभी हो सकता है कि ऐसे करूं कि कई लोग बोलेंगे सर सेम ही तो सवाल है, लो डर गए। फटाफट करना है अभी आपको। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं बार बार सर्किट नहीं बनाऊंगा, अब मैं सर्किट मिटाना चालू करूंगा। यहां से आगे मेरा सर्किट मिटाने का प्रोग्राम शुरू होता है। अब ध्यान से देखिए कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, ये आइडेंटिफाई आपको करते आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो 2 ओम है और ये वाला जो 4 ओम है, कई लोग मन ही मन में सोच रहे होंगे कि यार इधर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे। तो यहां से देखो, यदि मैं करता हूं, मान के चलो आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते, तो क्या हुआ, यहां से मैं चला, देखो ये 1 ओम का पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, बराबर है, पहला तो कहीं कनेक्टेड नहीं है, इसको तो छोड़ना ही है। मतलब देखो जहां पर आपका इक्विवेलेंट पूछा है उन टर्मिनल्स को पहले नहीं छेड़ना है, उनको सबसे लास्ट के लिए रखना है बचा के, कहीं दूसरी जगह से सॉल्व करते हुए उसको छोटा करते हुए लाइए और उन पॉइंट्स तक ले जाके छोड़ना है, ऐसा करना होता है। इसलिए हम लोग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अब हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए कॉर्नर पकड़ना है, तो ये वाला कॉर्नर पकड़ा। देखो ये 2 ओम रेजिस्टेंस का एक पॉइंट और 2 ओम रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट यहां पर कनेक्टेड है,
और 4 ओम वाले का एक पॉइंट यहां पर कनेक्टेड और एक पॉइंट यहां पर कनेक्टेड है, तो मैं देख पा रहा हूं कि 4 ओम और 2 ओम जो है वो बैक टू बैक कनेक्टेड है। 4 ओम और 2 ओम क्या है, बैक टू बैक कनेक्टेड है। और यदि ऐसा है तो इन दोनों का 4 और 2 कितना बनेगा, 6। 4 और 2 कितना बनेगा, 6। यहां तक समझ में आई कहानी। तो मैंने क्या करना है, मैंने इनको मिटाना है। और देखो ये मिट गया यहां से, ये मिट गया यहां से, ये मिट गया यहां से, और अब मेरे पास कितना बच गया, 6 ओम। तो भैया देखो मेरे को यहां से एक 6 ओम का रजिस्टेंस जहां पर कनेक्शन था वहीं पर देना है, ठीक है। ये पहले 6 ओम लिख देता हूं मैं, क्या होगा ना यहां पे थोड़ा सा मिट गया तो इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। 6 ओम हो गया। अब देखिए कौन सा पैरेलल और कौन सा सीरीज, ठीक है। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो 6 ओम का पहला टर्मिनल यहां पर है, दूसरा टर्मिनल यहां पर कनेक्टेड है। 3 ओम वाले का पहला यहां पर है, दूसरा यहां पर है। देखो ये क्या आपस में ये कनेक्शन जैसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब हो गया 6 और 3 पैरेलल है। अब कई लोग क्या करते हैं, सर ये 3 ओम वाला पैरेलल क्यों नहीं है, तो देखो 3 ओम वाला पैरेलल क्यों नहीं है, 3 ओम का पहला टर्मिनल तो यहां पे कनेक्ट करवा रहा है, लेकिन दूसरा देखो कहां पर है, यहां पर है। क्या यहां पर है, नहीं है, इसका मतलब ये भी पैरेलल नहीं है। 4 ओम का सोचिए, एक तो यहां पर है लेकिन दूसरा वाला यहां पर है, तो ये भी पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब 6 और 3 ओम ही सिर्फ पैरेलल है। 3 ओम और 6 ओम ही सिर्फ क्या है, पैरेलल है। पैरेलल की पहचान क्या है कि भैया एक जगह पे पॉइंट कनेक्टेड होनी चाहिए, इधर के एक साइड इधर के एक साइड, तभी हम लोग पैरेलल मानेंगे, अदरवाइज पैरेलल नहीं मानेंगे। जो मैंने यहां पर करवा, देखो यही प्रॉब्लम होती है बस स्टूडेंट को, डाउट यहीं पे आने वाले हैं। इसलिए मैंने पहले सिंपल सिंपल सवाल से स्टार्ट किया। कई लोग बोलेंगे सर इससे सिंपल सवाल तो ये होता यदि आप बोलते सर ये और ये 3 ओम ये 6 ओम फाइंड इक्विवेलेंट। सर आपको ऐसा नहीं लगता ये ज्यादा आसान सवाल होता है? मैं बोला यार सवाल तो यही आसान होता, लेकिन इतना हलवा सवाल तो अब आप, मेरे को लगता है वो तो 9th-10th में ही कर लिए होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतने सवाल। तो थोड़ा सा तो लेवल बढ़ा के करते हैं, ठीक है। तो बोलो 6 और 3 का पैरेलल कितना आएगा, तो 3 6, बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आंसर 2 ओम, रटा रटाया हो गया याद, क्लियर है। मेरे को अभी यही एक डेटा याद आया, वो भी करते करते ही, ठीक है। और भी ऐसे डेटा निकलेंगे तो उनको आपको निकालना है। चलो मैं इन दोनों को हटा के इनकी जगह क्या लगाऊंगा, एक ही लगाऊंगा। तो चलो हटाओ इसको, इसको हटाओ यहां से, चलो यहां से हट गया ये वाला। अब मेरे को यहां पे डालना है, कितने ओम का लगा दिया, 2 ओम का, क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हो रहा है। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो देखो 2 ओम का एक पॉइंट इस जगह पर कनेक्टेड है, यस। 3 ओम का एक पॉइंट यहां पर कनेक्टेड, मतलब 2 और 3 के पैरेलल होने की भी संभावना है, सीरीज होने की भी संभावना है, क्योंकि दूसरे टर्मिनल के बारे में देखना है अभी। अब देखो क्या हो रहा है कि 2 ओम का जो दूसरा पॉइंट है वो 4 ओम से कनेक्टेड है, और 4 ओम वाला कहीं यहां पर कनेक्टेड है। तो यहां पे हो क्या रहा है कि 2 और 4 देखो बैक टू बैक लग रहे हैं मेरे को, 2 और 4 बैक टू बैक लग रहे हैं। कई लोग बोलेंगे सर 3 और 4 भी तो बैक टू बैक लग रहे हैं, देखो एक के बाद एक है। 3 और 2 को भी देखिए बैक टू बैक है, बोला हाँ वो है, लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ तो भी और हैं जो सॉल्व होके यहां पर आ सकता है। तो ऐसा मत कर देना कि 3 और 2 को पैरेलल सीरीज लगा दिया, नहीं, बैक टू बैक है, लेकिन कब बैक टू बैक है, यदि यहां पर सिर्फ अकेला होता। बात समझ में आ रही है। अब मेरे को हमेशा कॉर्नर से ऐसे आता है, अंदर की तरफ घुसते हुए चलना है। तो भैया 2 और 4 यहां पर आपको क्या मिलेंगे, बैक टू बैक, मतलब 2 और 4 क्या है, सीरीज में है। तो 2 और 4 कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब मेरा अगला काम क्या है, इनको हटाओ और इसकी जगह क्या लगाओ, 6 ओम लगाओ। तो भैया 6 ओम लगाने का काम कीजिए यहां पर। तो यहां से आपके पास में 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अब देखिए वापस से, अब देखो 6 ओम का पहला टर्मिनल यहां पर, और 3 ओम का भी पहला यहां पर। 6 ओम का एक टर्मिनल यहां पर, 3 ओम का एक टर्मिनल यहां पर। देखो ये आपस में कनेक्शन दिख रहा है यहां पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 6 पैरेलल, 3 और 6 पैरेलल। तो 3 पैरेलल 6 का आंसर 2 ओम। इसलिए बोला आप देखो एक ही सवाल के अंदर करवाऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा कि बार बार मैं आगे चलता जाऊंगा। ऐसे यदि सर्किट बनाने लगा ना तो इतने सारे सर्किट बनेंगे। देखो आपके पास में फैसिलिटी है कि आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हो और लिख सकते हो। यदि फिजिकल क्लास में होते तो हम लोग क्या कर रहे होते थे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक बनाते हुए चलते थे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक बनाते हुए चलते थे। लेकिन यहां पर आपको ये सहूलियत है, उसका फायदा उठाइए। तो भैया हमारे क्या किया, 3 और 6 को हटा दिया यहां से। अब ये तो पूरा ही चला गया, यहाँ पे कितना ओके है, यहाँ पर 1 ओम का बचा हुआ है मेरे पास। तो अभी के लिए मेरे को यहां पर क्या लगाना है, 2 ओम बराबर है 6 और उसका पैरेलल जो आया था।
और यहां पर मेरा जो 1 ओम का था उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, उसका मेरा एज इट इज आ गया। अब क्या हो रहा है, अब मेरे पास कहानी ऐसे बन रही है कि ये वाले तीनों देखो एक के बाद एक कनेक्टेड हैं, तो 1 2 2 मतलब आंसर आ गया 5 ओम। इस सवाल में भी आंसर 5 ओम आया। तो 5 ओम मैंने पहले से दिमाग में नहीं रखा था, लेकिन मैं हमेशा दिमाग में ये लगाते हुए चल रहा था कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन बनता रहे, जिससे मेरे सवाल आसानी से सॉल्व होते रहें। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, कर सकते हो क्या? चलो एक और सवाल करवाता हूं। देखो डराते हुए चल रहा हूं मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आपका डरना मना है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सर इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में क्या अंतर है? फिर ये तो सेम सेम ही लग रहे हैं हमको तो सवाल। देखो करते हैं हम लोग इस सवाल को। ये थोड़ा गुंडी बाहर निकल गया, वो बाहर नहीं है, ठीक है, बेसिकली। ओके ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया बी। अब मैंने एक नाम दिया भैया, ये है 2 ओम का, ये है 4 ओम का, ये है 3 ओम का, यहां पर है ये वाला भी 2 ओम का, ये वाला है 1 ओम का, ये वाला है 5 ओम का, और ये वाला है अभी आपके पास में 3 ओम का, ये वाला है 2 ओम का, ये वाला है 3 ओम का, ये वाला है 2 ओम का, ये वाला है 1 ओम का, और ये वाला है 2 ओम का। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड ना, थोड़ा स्क्रीन को मत देखिए, थोड़ी देर रुक जाइए, देखिए मत, स्क्रीन को चलने दीजिए बस आप। अब छोड़ो यार, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब तो मैंने ही रायता फैला दिया है। ठीक है चलो, जो भी अभी आपके सामने ही है भैया। मैं सोच रहा था कि बन जाएगा अच्छा सा, लेकिन नहीं बना। हालांकि मैं अभी भी इसको अच्छा बना सकता हूँ, पता है कैसे बना दूं क्या? थोड़ी सी और करूँ कारिस्तानी इसके अंदर में, टिंग 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 टिंग। कई लोग तो ये डायग्राम को देख के वैसे ही डर गए। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, रहने दो, मत लो इसको, इतने में ही कर लो। कई लोग तो इतने में ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, कई लोगों के तो। फटाफट से सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व होगा बताओ, कैसे करोगे? आइडेंटिफाई सीरीज पैरेलल, आइडेंटिफाई सीरीज पैरेलल आपका काम होते चले जाएगा। मैंने क्या बोला, हमेशा कॉर्नर से अंदर की तरफ घुसना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो कॉर्नर से यदि आप देखते हो तो ये कॉर्नर मेरे को दिखा, तो यहां पर 1 और 5 हैं सीरीज में, है कि नहीं? बोलो 1 और 5 का सीरीज का इक्विवेलेंट कितना आएगा? आंसर आएगा 6। मतलब आप इनको हटाओगे यहां से, बराबर है, और क्या लगाओगे? यहां पर लगाया जाएगा एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। बोलो सही बात है, यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही है। सिमिलर वे में यदि मैं बात करता हूं तो देखो यहां पर देखिए, ये भी क्या है, बैक टू बैक है, 2 और 4 ओम, 2 और 4 ओम है। ऐसा नहीं लग रहा ये क्या बोलते हैं, किडनी का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते हैं ना बायो में? पता नहीं, कुछ तो भी ऐसा होता है ना, ऐसा करते हुए ऐसा करते हैं ना। छोड़ो, हम लोग कहाँ पहुंच गए बायो में, हमारे फिजिक्स के वांदे चल रहे हैं हम लोग। मैं बायो में जाऊंगा कैसे, का अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। आ जाओ, तो 2 और 4 अगेन सीरीज कितना आएगा? 6। मतलब आपको क्या करना है, इसको हटाओ इतने को, और यहां पर डालो कितना? 6। देखो 6 कहां से कहां पर लगाना है आपको, आपको 6 लगाना है यहां से लेकर के जहां से हटाया था, सिर्फ वहीं पर। इस बात का ध्यान रखना बस। अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर फिर से आ जाइए।
देखो ये 3 ओम का एक पॉइंट यहां पर मिल रहा है, 6 ओम का भी एक पॉइंट यहां पर मिल रहा है, 3 ओम का दूसरा पॉइंट यहां पर मिल रहा है, 6 ओम का दूसरा पॉइंट यहां पर मिल रहा है। देखो ये यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो रहा है, यहां पर भी ये जॉइंट है, ऐसा मिल रहा है। मतलब ये 3 और 6 आपस में क्या है, पैरेलल में है, आपस में क्या है, पैरेलल में है। ओके, एक्चुअली मैं करना कुछ और चाहता था, लेकिन जो हो गया जो है। तो बोलो ये बात समझ में आई? मतलब इन दोनों को हटा के क्या किया जा सकता है? बोलो इन दोनों को हटा सकता हूं। इन दोनों को हटाने पर क्या होगा, ये दोनों हट जाएंगे, यहां पर ये वाला भी हट जाएगा, बराबर। इन दोनों को हटाया मैंने, और इसकी जगह कितना लगेगा, इसकी जगह लगेगा अभी ये वाला। बोलो कितना था ये, बोलो कितना है ये, 3 और 6 आया था ना, तो ये आएगा 2 ओम का। क्लियर है? अच्छा जी, अब जरा ध्यान दीजिए। अब देखो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये मिट गया था थोड़ा सा। ओके, अब सिमिलर अप्रोच आपको लगानी है यहां पर भी, 6 और 3 में लगाइए सिमिलर अप्रोच। कितना आएगा? क्या कहानी सेम है? इससे लेकर के इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक की कहानी सेम है क्या? बिल्कुल सेम कहानी है 6 और 3 की। मतलब जब मैं इन दोनों को हटाऊंगा तो उसके बदले में आपका क्या लगेगा, बोलो यहां पर कितना लगेगा, यहां पर लगेगा 2 ओम का, तो आपने इसकी जगह पे लगा दिया 2 ओम का। क्लियर है? डेटा इसलिए आसान वाला लिया। अब क्या होगा आगे बोलो। अब ये सवाल आपके पास में पहले जैसे सवाल की तरह बन गया है, जिसमें आपने किया हुआ है 2 और 2 क्या हो गए, सीरीज। 2 और 2 क्या हो गए, सीरीज। मतलब इन 2 और 2 को यदि मैं हटाता हूं यहां से, तो बोलो कितना बनेगा, फटाफट बोलो कितना बनेगा। 2 और 2 का 4 बनेगा, तो 4 बनेगा तो आप लगा दीजिए 4 ओम का मैंने रेजिस्टेंस यहां पर लगवा दिया। अब क्या होगा आगे, आगे बोलिए अगले स्टेप में फटाफट। देखो अब आपको करते चलना है, अब आपको बिल्कुल रुकना नहीं है। क्या होगा, 4 और 2 आपस में क्या हो गए, पैरेलल। अब 4 और 2 का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं वही इतनी देर से सोचा था वहां पे क्या नंबर डालूं, 3 डालना चाहिए था। तो 4 दूना 8 और ये आ गया 6, मतलब आ गया 4/3। ठीक है, कितना आया, 4/3 आया है। तो आपको 4/3 यहां पर लगाना है, तो इसके लिए पहले इसको मिटाइए और 4/3 यहां पर लगाइए। ठीक है, तो 4/3 लगाने की कोशिश चालू करते हैं हम लोग। ये लग गया मेरा 4/3 का। बोलो अगला स्टेप क्या होगा आगे। अब देखो कुछ बचा नहीं है, 4/3 इसके साथ में क्या आएगा, सीरीज में, बराबर है। तो बोलो कितना आएगा, तो आप लिखोगे 4/3 प्लस का 3, 3 3 9 4 13, 13/3। बोलो कितना आएगा, 13/3। मतलब इन दोनों को हटा करके मैं यहां पर 13/3 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, लिख सकता, बोलो फटाफट से, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास में आ गया 13/3। बोलो अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में आपको क्लियरली दिख रहा है, बड़ी बड़ी आंखों से खोल के देखिए, 13/3 पैरेलल टू 2 ओम। तो आप लिखोगे 13/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 13/3 प्लस का 2। बोलो क्या होगा, 13 2 26 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 13 और 6, 13 और 6 आएगा 19/3, 3 से 3 कैंसल, तो आंसर आएगा 26 डिवाइडेड बाई 19। बात समझ आ रही है? कैलकुलेशन करते आनी चाहिए। यदि आप इसको करते हो तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर पूरी कहानी खत्म, और इसकी जगह यहां पर कितना आएगा, 26/19। आगे बोलो लास्ट स्टेप क्या बोलूंगा, मेरा लास्ट स्टेप आएगा ये तीनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो आप जोड़ोगे 1 प्लस का 26/19 प्लस का 2, एलसीएम आएगा 19, तो आएगा 19 प्लस का 26 प्लस का 19 दूना 38, 19 38, 19 57 और 6 63, 73 83। सो आंसर आएगा 83 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, श्योर है? तो भैया मैंने आपके सामने 2-3 सवाल करवाए, अब ऐसे तमाम तरह के सवाल आपके सामने बनेंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ करनी है भैया किसकी, सीरीज रेजिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल के जो रेजिस्टेंसेस के सवाल हैं उनकी करनी है आपको, तगड़ी वाली प्रैक्टिस करनी है। इस बात का आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। आगे वाला जो लेक्चर है पूरा, अगेन वन मोर लेक्चर विल बी फॉर
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। ये सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के अलग अलग तरीके के फॉर्मेट जो बनेंगे हम लोग उनको धीरे धीरे आगे चल के सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब बीच में एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें मैं करंट का डिवीजन और ये वोल्टेज का जो वोल्टेज और करंट है उसका भी एक शॉर्टकट बताऊंगा, जिससे मैं साथ ही साथ में साइमल्टेनियस सवालों को करवाता चल सकूं। क्लियर है? सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस सेशन को यहां पर समाप्त करेंगे। सीरीज इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या? आर एस बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3। पैरेलल में क्या होता है? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान क्या रखना है कि आपको आरपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और यदि दो रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2 होता है। पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होता है? तो करंट के लिए क्या करता है? I1 यदि लिखना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन समेशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, या फिर बैटरी दी हुई है तो बैटरी में सीधा सीधा रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है? श्योर है? तो ये आपके आज के कॉन्सेप्ट है जो हमने यहां पर सीखे थे। सो अपने इस सेशन को आज यहां पर समाप्त करते हुए हम लोग मुलाकात करेंगे फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए